नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो गार्डन देख रहे हैं ये मेरा टेरेस गार्डन है और हर वक्त 365 दिन ये सब्जियों से भरा रहता है। जून का महीना खत्म होने को आप देख सकते हैं गार्डन के अंदर काफी तरह की वैरायटी की सब्जियां लगी हुई है। जुलाई महीना आने वाला है। अब हमें इस जुलाई के महीने के अंदर कौन कौन सी सब्जियां जो लगा देनी चाहिए। अगर आप जुलाई के महीने में अपने किचन गार्डन या खेत में नई सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से बिल्कुल भी कम नहीं है। जुलाई का जो महीना होता है बारिश का मौसम लेकर आता है और इस मौसम में ऐसी ऐसी सब्जियां हैं जो कि बहुत तेजी से बढ़ती है और भरपूर उत्पादन भी देती है। अगर सही समय पर सही सब्जियों का चयन कर लिया जाए तो आने वाले महीनों में आपका गार्डन या खेत खलिहान हरी भरी सब्जियों से हमेशा ही भरा रहता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जुलाई के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाए जिससे कम मेहनत में अधिक उत्पादन मिल सके। यही कारण है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। लेकिन यदि आप मौसम के अनुसार सब्जियों का चयन करते हैं तो पौधों की जो बढ़वार होती है वह बहुत ही शानदार होती है और रोगों का जो प्रकोप होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो मौसमी सब्जियां हम लगाते हैं अपने टेरेस गार्डन हो कि जमीनी रूप से आपने गार्डन सेटअप कर रखा हो। जुलाई के महीने में तो वैसे काफी तरह की सब्जियां हैं जो हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अगर उन सब्जियों को हम लगाते हैं तो निसंदेह जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे गार्डन के अंदर कितनी अच्छी मात्रा में करेले लगे हुए हैं, बैंगन लगे हुए हैं और भी काफी तरह की वैरायटी की सब्जी लगी हुई है। आप भी अपने जो टेरिस गार्डन है या जो जमीनी रूप से गार्डन आपने सेटअप कर रखा है उसके अंदर इतना भरपूर उत्पादन दोस्तों ले सकते हैं। जो मैं आपसे चर्चा करूंगा अलग अलग सब्जियों के लिए जो ग्रो बैग का साइज होना चाहिए उसके बारे में, साथ में एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए ताकि हमें एक बम्पर और अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से मिल सके। मिट्टी मजबूत होगी तो ही हमें एक अच्छा उत्पादन दोस्तों मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें जो अब जुलाई का महीना है इस महीने के अंदर अपने जो टेरिस गार्डन है, जो जमीनी रूप से हमने गार्डन सेटअप कर रखा है उसके अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी सब्जियां है जिसको लगाने से हमें एक अच्छा उत्पादन लगातार रूप से कंटिन्यू रूप से दोस्तों मिलता रहेगा। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करे वो तो सब्सक्राइब कर ही लें। सबसे पहली जो सब्जी मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है टमाटर, क्योंकि टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जो खाने में तीनों वक्त काम आने वाली चीज़ होती है, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। तो मैं टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन के अंदर लगाता हूँ। टमाटर की काफ़ी वैरायटी आती है जिसमें से तीन तो मशहूर है बिल्कुल, जैसे देसी हो गया, हाइब्रिड हो गया और एक जो चेरी टमाटर बोलते हैं। तीनों के अपनी अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो जर्मिनेट तरीका होता है इनको उगाने का वो तीनों का सेम ही होता है। हमें जब टमाटर को जर्मिनेट करना होता है तब हमें करना क्या चाहिए होता है कि हम उसे डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगाकर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उसकी पौध तैयार करनी पड़ती है। अच्छे बीजों का चयन करने के बाद आप एक खाली टब के अंदर उसके बीज को रखिए और करीब आधा इंच उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ा दीजिए और पानी डाल दीजिए। जब करीब करीब 6 से 8 दिन में आप देखेंगे कि सभी पौध जो है वो सब जर्मिनेट हो चुकी है। जब पौध करीब 1 महीने की हो जाती है, उसमें 4 से 6 पत्तियां आ जाती है, तब आप उसको ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको कम से कम भी तो 12x12 का जो ग्रो बैग है वो चाहिए होता है। आप देख सकते हैं जब 12x12 के ग्रो बैग में आप जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितने अच्छे रूप में आपको टमाटर का उत्पादन मिल रहा है। गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों टमाटर आने लगते हैं हमारे पौधे के अंदर। अब यहाँ पर एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे टमाटर के अंदर जब फूल आने शुरू होते हैं तो क्या होता है कि फूल सूख के झड़ना शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली होता है जो नेचुरल पोलिनेशन होना चाहिए होता है एयर के द्वारा। टमाटर के अंदर कभी भी जो नेचुरल पोलिनेटर होते हैं जैसे मधुमक्खी है, तितली है, भंवरा, उनके द्वारा नहीं किया जाता है। हवा के द्वारा उनके अंदर पोलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। जब तेज हवा चलती है, जब फूल हिलते हैं तो उनमें पोलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। तो अगर आपके यहाँ हवा ना चले या आपने गार्डन ऐसी जगह सेटअप कर रखा है जहाँ हवा ना, अगली जो सब्जी मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वह है बैंगन। बैंगन काफ़ी वैरायटी के होते हैं, काफ़ी किस्में बैंगन की आती है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया सीड्स मिल जाएंगे जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं। यहाँ पर अभी आप धीरे धीरे देखेंगे मेरे टेरिस गार्डन में मैंने काफ़ी वैरायटी बैंगन की लगा रखी है। बैंगन के भी सीड्स को हमें डायरेक्ट मिट्टी में लगाने से बचना चाहिए। हमें पहले उनकी पौध तैयार करनी चाहिए होती है, उनकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए होती है। जब करीब करीब नर्सरी 25 से 30 दिन की हो जाती है और पत्ते पौधे की हाइट 4 से 6 इंच हो जाती है, तब हम उन्हें निकाल कर 12x12 का जो ग्रो बैग होता है उसके अंदर ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। समय समय पर जैसे जैसे पौधा आगे बढ़ता है उसके अंदर हमें काफ़ी तरह के न्यूट्रिशन देने की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें सबसे पहले जुड़ी हुई बात आ जाती है कि जब पौधा 30 से 40 दिन का होता है तो बैंगन का जो पौधा होता है छोटेपन से ही अपना उत्पादन, बेस्ट उत्पादन देना शुरू कर देता है। तो हमें करना क्या चाहिए होता है कि बैंगन के पौधे को वायरस से और डिजीज से के अटैक से बचाने के लिए हर 10 से 15 दिन के अंदर एक बार लौंग ऑयल या नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए होता है। कैसे करना चाहिए होता है, जैसे लौंग ऑयल अगर आपने लिया है तो 1 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 ml लौंग ऑयल को मिलाइए और उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए उसमें चुटकी भर सर्फ मिलाइए, अच्छी तरह से हिलाकर मिलाकर और पौधे के ऊपर हर 10 दिन के अंदर एक बार आप स्प्रे कर दीजिए।
इससे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि जो बैंगन का पौधा होता है उसमें भी टमाटर की तरह लीफ कर्व वायरस जिसे कहते हैं, पत्ता मरोड़ रोग, इसी के साथ में थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, माहू हो गया या कटरपिलर हो गया, इस तरह के जो परजीवी है वो आते हैं और प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर समय पर अगर ये चीज़ें इसको प्रोवाइड हो जाती है तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। 12x12 का जो ग्रो बैग में आप देख रहे हैं बैंगन का कितना अच्छा प्रोडक्शन मुझे लगातार रूप से मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, जब इतने अच्छे रुख में बैंगन लगना शुरू हो जाते हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग हमें करते रहना चाहिए होगा। अगर हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो जो फूल आएंगे वो एक्चुअली गिरने की संभावना रहेगी। अगर उसमें फल बन भी जाता है, बैंगन बन भी जाता है, तो वो अपना पूरा आकार नहीं ले पाएगा, वो छोटेपन में सिकड़ कर नीचे गिर जाता है। दूसरी चीज़, बैंगन का पौधा बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है। अगर जब इसमें फूल आना शुरू होते हैं तो आपको पानी की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल कर देना चाहिए होता है। अगर आप डेली की तरह पानी देंगे तो क्या होगा कि पौधा फ्लावर जो ड्रॉपिंग है उसकी समस्या से जूझना शुरू कर देता है और आपको इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग देने से वो वंचित रख सकता है। अगली जो वेजिटेबल हम लगाने जा रहे हैं दोस्तों वह है करेला। इस वक्त अगर हम करेला लगाते हैं तो करीब करीब 60 से 70 दिन में हमें उसकी पहली हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। करेला को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। डायरेक्ट ज़मीन में भी इसके भी सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं, ज़मीन में भी करते हैं तो भी बहुत बेस्ट रूप के अंदर जर्मिनेट होता है। 6 से लेकर करीब करीब 8 दिन के अंदर वो जर्मिनेट हो जाता है और आगे चलकर अपना बेस्ट प्रोडक्शन हमें दिखाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सीडलिंग ट्रे या इस तरह के जो यूज एंड थ्रो वाले गिलास है उसके अंदर भी इनकी नर्सरी पहले तैयार कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर है, तो आप नर्सरी तैयार कीजिए कहीं छाया वाली जगह पर रखकर, जहाँ सेमी शेड एरिया हो वहाँ पर रखकर पहले इसकी नर्सरी तैयार कीजिए। और जब 4 से 6 पत्तियों का हो जाता है पौधा, करीब करीब 20 दिन से ऊपर का हो जाता है, तब उसे आप एक अच्छी मिट्टी, पोरस मिट्टी बनाकर ट्रांसप्लांट कीजिए। जब हम डायरेक्ट सीड्स को मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो जो मेरा मिट्टी बनाने का फार्मूला है जिससे मैं एक बेस्ट अच्छा उत्पादन लेता रहता हूँ कंटिन्यू, वो कुछ इस तरह से होता है कि मैं जो पुरानी मिट्टी होती है उसको करीब करीब 4-5 दिन धूप में अच्छी तरह सुखाता हूँ। इससे ये होता है कि जो पुरानी फसल इसमें रहती है उसकी जो जड़ के अवशेष रह जाते हैं वो सूख जाते हैं और साथ ही जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वह भी दोस्तों खत्म हो जाते हैं, जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से क्या सीड्स के अंदर या रूट्स के अंदर फंगस या कोई इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। तो जब मिट्टी सूख जाती है पूर्णतः तो उसे वापस गमले में भरने से पहले इसके अंदर 50% वो मिट्टी लेता हूँ जो गार्डन सॉइल होती है पुरानी वाली। इसी के साथ में इसमें 30% फुली डिकम्पोज जो काउडंक होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, उस काउडंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए होता है, जिसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फल फूल लाने की क्षमता दिखाने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। साथ में इसमें 10% के रेशो में लीफ कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, भुजा हुआ चूना हो गया, जिप्सम हो गया, इस तरह के कुछ खनिज भी इसमें साथ मिलाए जाते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ बनी रहे, बरकरार रहे, अच्छी ग्रोथ देता रहे। इसी के साथ 10% इसके अंदर जो रिवर सैंड या स्टोन डस्ट होती है वह मिलाया जाता है। वह किस लिए मिलाया जाता है कि लगातार पानी डालने की वजह से गमलों में क्या है, मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है, मिट्टी टाइट होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हम ये सीड्स लगा रहे हैं तो सीड्स की जो रूट है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती, ज़्यादा नहीं फैल पाती, जिसके कारण क्या पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वह फिर आगे अपने बढ़िया उत्पादन हमें देने से काफ़ी वंचित भी रख सकता है। जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, आपने ये ध्यान रखना चाहिए होता है जब सीड जर्मिनेट होते हैं और पत्तियां उनके अंदर 4-5 आनी शुरू हो जाती है तो आपको पत्तियों का निरीक्षण करना चाहिए होता है कि पत्तियों में किसी भी तरह का वायरस का या इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है। इसके लिए आप अभी से ही इस पर जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे करना शुरू करें। इसी के साथ हर 15 दिन में जो फर्टिलाइजर होता है उसकी रिपीटिंग, जैसे काउ डंक डाला है तो अगली बार आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, नेक्स्ट टाइम आप सरसों खली का इस्तेमाल करिए, तो देखेंगे कि करीब 60 से 70 दिनों में आपके यहाँ पर इस तरह के करेले लगने शुरू हो जाते हैं। करेले में जब फूल आना शुरू होता है तो मेल और फीमेल दोनों फूल आते हैं, तो उस वक्त हमें अगर आपके यहाँ नेचुरल जो पोलिनेटर होते हैं जैसे तितली है, भौरा है, मधुमक्खी, वो आते हैं तो बेस्ट, नहीं है तो फिर हमें इसके नेचुरल पोलिनेशन की जगह हमें हैंड पोलिनेशन कराना पड़ता है, जिससे कि करेले अपना पूर्ण आकार ले सके, इतना अच्छा बेस्ट उत्पादन आपको कंटिन्यू रूप से अपने यहाँ से मिलना शुरू हो जाए। अगली जो मैं सब्जी लगाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप शायद चौंक जाएंगे कि क्या ये इस महीने लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बरसाती गोभी होती है जो कि हम इस वक्त लगाते हैं। आपने देखा होगा कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में जब गोभी आनी शुरू होती है तो उसके भाव काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, 80 रुपये के जी, 90 रुपये के जी, 100 रुपये के जी तक मिलते हैं। वह गोभी इस वक्त लगाई जाती है, इसकी नर्सरी इस वक्त तैयार की जाती है। इस तरह का बिग हार्वेस्टिंग लेने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो अभी बरसाती गोभी है उसके जो सीड्स होते हैं वो लाने चाहिए होते हैं और इसको डायरेक्ट ज़मीन में सीधा नहीं लगाया जाता है, जैसे हम बेल वर्गीय सब्जियों को लगा सकते हैं या अदर कुछ सब्जियां उनको लगा सकते हैं। इनकी भी हमें एक नर्सरी तैयार करनी चाहिए होती है। जब नर्सरी के अंदर जो पौध 1 महीने के करीब की हो जाती है तो हमें उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। ट्रांसप्लांट करने के लिए जो मिट्टी बनाने का प्रोसीजर वही सेम है, अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए होता है तो। इसी के साथ जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस वक्त क्या होता है कि जब जुलाई एंड और जब अगस्त शुरू होता है
तो इसमें एक कीड़ा लगना शुरू होता है जिसे कैटरपिलर कहते हैं, जो कि पत्तों को खाने वाला कीड़ा होता है। तो उस कीड़े से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, इसके अंदर जो मैं करता हूँ, हल्दी का स्प्रे करता हूँ। 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी मिलाता हूँ और फिर इस पे प्लांट पे स्प्रे करता हूँ हर 5 दिन में 1 बार। हल्दी का इतना बेस्ट रिजल्ट मिलता है मुझे कि वह कीड़ा जो मेरी गोभी के पौधे हैं उनके बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आता है और मेरे को बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जो 6 इंच हाइट के जो ग्रो बैग है, इनके अंदर मैंने गोभी लगाई हुई है, जबकि गोभी हमें अच्छा प्रोडक्शन के लिए 12x12 के जो ग्रो बैग होता है उसके अंदर लगानी चाहिए होती है, क्योंकि इसका एक रूट का जाल फैलता है। लेकिन ये जो मेरे 6 इंच के ग्रो बैग है काफ़ी लंबे चौड़े, इसलिए मैंने इनमें इसमें लगाया हुआ है। तो आप गोभी आप लगा जुलाई के महीने में अगली सब्जी जो मैं लगाने जा रहा हूँ है दोस्तों लौकी, क्योंकि लौकी से काफ़ी तरह की सब चीज़ें बनती है, जैसे लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते, लौकी की सब्जी, लौकी की बर्फी। तो लौकी काफ़ी अच्छी मात्रा में घर में कंज्यूम होने वाली सब्जी होती है। लौकी को लगाने के लिए हमें जो ग्रो बैग का साइज चाहिए होता है एक्चुअली दोस्तों, वह कम से कम भी तो आपको 15x15 का लेना चाहिए होता है। उसमें एक ही केवल बीज लगाएं। इससे बड़ा आप लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहता है। उससे क्या होता है कि इसका रूट्स का जाल होता है जो फैलता है, और जब रूट्स का जाल जितना फैलेगा उतने बढ़िया रूप के अंदर आपको ये बेल आगे बढ़ेगी, खूब अच्छा बम्पर पैदावार देने की अपनी ताकत भी दिखाती है, अपनी क्षमता भी दिखाती है। लौकी के सीड्स को जब हम जर्मिनेट कर लेते हैं, दो तरीके से करते हैं, क्या तो डायरेक्ट मिट्टी में लगाकर भी कर लेते हैं जब पोरस मिट्टी बनाते हैं, या फिर हम इसकी एक नर्सरी तैयार कर कर भी बाद में इसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं जब पौधा करीब करीब 4 से 6 पत्तियों का होता है। जब पौधा ट्रांसप्लांट हो जाता है करीब करीब 40 से 50 दिन का होता है, तो हमें इसमें बेस्ट फर्टिलाइजर को अप्लाई करना चाहिए होता है, जैसे काउडंग हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सरसों खली होगी, या जो तिल की खली होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ जो बकरी के मींगने वाली खाद होती है वह लौकी के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। उसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, हमारे प्लांट को मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही इसमें दोस्तों, इसमें किसी तरह के रोग का इंसेक्ट ना हो, अटैक ना हो, तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है कि हर 10 से 15 दिन में एक बार हमें नीम ऑयल या जो लौंग ऑयल होता है या हल्दी होती है उसका स्प्रे इस पर करते रहना चाहिए होता है। आप देख सकते हैं जब इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो कितने गहरे रुख में ये मेरा टेरिस गार्डन है और इस पर ये बेल कितनी अच्छे रुख में फैली हुई है। साथ ही मुझे लगातार एक अच्छा उत्पादन भी कंटिन्यू रूप से दिए जा रही है। अब जब लौकी लगनी शुरू होती है तो आपने देखा होगा कि लौकी थोड़ी-सी एक उँगली के बराबर होती है और काली-पीली होकर सड़कर गिरना शुरू हो जाती है। वो एक्चुअली होती है दोस्तों फ्रूट फ्लाई के अटैक की वजह से। वह क्या उसमें अंडे दे देती है और अंडे क्या है वो अंदर से उसको खाना शुरू कर देते हैं, तो वो सड़ के गल के गिर जाती है। इससे बचने के लिए हमें जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप होता है जो कि ऑनलाइन मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट देता है। इससे हमारा जो लौकी होती है जो पूरा आकार लेती है और बहुत बढ़िया रूप के अंदर जर्मिनेशन से लेकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हुए बहुत ही बढ़िया उत्पादन हमें कंटिन्यू रूप से देती रहती है। अगली जो वेजिटेबल मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों, वह है कद्दू। आप देख सकते हैं कद्दू मेरे यहाँ जर्मिनेट हो चुके हैं, कुछ थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो कुछ अभी जर्मिनेट होने लग रहे हैं। कद्दू के सीड्स को हम डायरेक्ट मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं और इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। डायरेक्ट मिट्टी में लगाना बेस्ट बेनिफिट रहता है। जब हम एक पोरस मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी बना देते हैं तो तब उसको डायरेक्ट मिट्टी में लगाएंगे तो करीब करीब आप देखेंगे कि 6 से 8 दिन के अंदर सीड्स पूर्ण रूप से जर्मिनेट हो चुके होते हैं। धीरे धीरे हम इसके अंदर जब नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए, जब पौधा हमारा करीब करीब 60 से 70 दिन का होता है तो उसमें क्या फूल आना शुरू होते हैं, तो उस वक्त क्या नेचुरल पोलिनेटर जैसे तितली, भंवरे, मधुमक्खी इनका आना जरूरी होता है। जब वो नहीं आते तो हमें आर्टिफिशियल पोलिनेशन कैसे कराना चाहिए, देखिए दोस्तों। कद्दू का साइज इस तरह करने के लिए, उसको पूर्ण आकार देने के लिए हमें करना क्या होता है, जब कद्दू के इस तरह के जो फीमेल फूल होते हैं, जो छोटे वाले फूल होते हैं, उनको हमें नेचुरल पोलिनेशन आने की स्थिति में आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराना होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कद्दू का मेल फूल है और इस मेल फूल के अंदर जो स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक थोड़ा हल्का सा रेड ब्राउन कलर का एक चिपचिपा सा जो पदार्थ लगा रहता है। इस पदार्थ को हमें करना क्या है, जो जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कॉटन स्क्रैप है, इसके द्वारा मैंने इसमें इसके जो चिपचिपा पदार्थ है इस पर ले लेना है। कुछ हल्के हाथों से लेना आपने, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से, और इसको लेकर देखिए पहले तो आप ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा जैसा आपको मैंने भी लिया है। इस तरह आपने लेना है और जो फीमेल फूल होता है उसके फूल को खोलना है और जो फीमेल फूल का स्टिग्मा होता है उस पर आपने ये पाउडर हल्का सा लगा देना है। ये एक जो आपने भी इतना पाउडर निकाला है, ये आपके अगर आप 20 फूल भी हैं, 25 फूल भी है फीमेल, 50 फूल भी फीमेल है, उनके लिए पर्याप्त होता है। खाली इतना सा एक बार टच कराना पड़ता है। इसको कराने के बाद क्या होता है कि जो कद्दू के आकार है कुछ इस तरह से आपको बढ़ना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि कद्दू का साइज इस तरह का हो जाता है, तो हमें उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए होती है। अगर हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसका नुकसान सीधा सीधा हमारे प्लांट को पड़ता है। हार्वेस्ट ना करने की स्थिति में जितने भी छोटे कद्दू आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपना बिग आकार लेंगे, वो अपना पूर्ण आकार नहीं ले पाएंगे और छोटे रूप में ही यहाँ सूखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा कद्दू पूरा पोषण खींचना शुरू कर देता है। तो इसलिए समय पर हमें इसकी हार्वेस्टिंग कर लेना बहुत जरूरी होता है।
तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स से फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुलाई के अंदर ये 6 सब्जियां तो आपको जरूर लगा लेनी चाहिए, ताकि आपके किचन के अंदर सब्जियों की कमी बिल्कुल भी ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।